दोस्तों, मैं मुकेश पुरी विनय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, इकोलॉजी का टॉपिक है ना। इकोलॉजी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे पारिस्थितिकी बोलते हैं इसको, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। तो पढ़ते हैं अपन जैसे कि इकोलॉजी क्या है ना। इकोलॉजी क्या है, तो पहली चीज है जैसे जो इकोलॉजी वर्ड है यानी कि जो पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसने दिया है। तो इकोलॉजी जो शब्द है ये दिया है जैसे किसने, तो हेकल ने, है ना। पहली चीज तो है जैसे कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था जैसे किसके द्वारा, तो हेकल के द्वारा, पहली बात। दूसरा है जैसे इसमें कि जैसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है ना, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है जैसे किसको, तो रिटर को बोलते हैं अपन, जैसे फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं जैसे किसको, रिटर को। अगली चीज देखें जैसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है ना, जैसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो मतलब जैसे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक है तो वो किसको बोलते हैं, जैसे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को, है ना। जैसे भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक है वो बोलते हैं जैसे किसको, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं, है ना। ये चीज है। तो अब देखिए आप जैसे कि ये पारिस्थितिकी है क्या, है ना। तो ये तो है जैसे जीव, और ये क्या हो गया जैसे एनवायरमेंट, है ना। ये हो गया जैसे क्या, पर्यावरण। तो जीव तथा पर्यावरण के परस्पर संबंधों का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका क्या, पारिस्थितिकी, है ना। जीव व उसके पर्यावरण के मध्य या जीव व पर्यावरण के परस्पर संबंधों का जो अध्ययन है वो कहलाता है जैसे पारिस्थितिकी, है ना। पारिस्थितिकी तो ये है जैसे पारिस्थितिकी के बारे में। कि जो पारिस्थितिकी शब्द है तो ये तो दिया गया था इसी किसके द्वारा, हेकल के द्वारा। और फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है इसी किसको, रिटर को। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है इसी किसको, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं जैसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, है ना। और मतलब इकोलॉजी है क्या, तो जीव व पर्यावरण के मध्य, है ना, जीव व पर्यावरण के मध्य मतलब परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, जैसे, है ना, जैसे मतलब जीव पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, जैसे पारिस्थितिकी कहलाता है ना, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब जैसे देखिए आप जैसे जीव मिलकर तो क्या बनाते हैं, जैसे समष्टि मिला, है ना। जैसे जीव मिलकर तो क्या बनाते हैं, समष्टि बनाते हैं। समष्टि मिलकर क्या बनाती है, जैसे समुदाय बनाती है ना। समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे पारितंत्र बनाते हैं। और बड़े बड़े पारितंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे मतलब बायोम बनाते हैं, है ना, बायोम बनाते हैं। और है ना, बायोम बनाते हैं। और फिर ये क्या है, जैसे मतलब ये बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे जैवमंडल, है ना, जैवमंडल बनाते हैं। यानी कि जीव को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि जीव ऑर्गेनिज्म मिलकर, है ना, जीव को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म। तो जीव ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे पॉपुलेशन, यानी कि क्या बनाते हैं, जैसे समष्टि, जनसंख्या बनाते हैं। फिर जैसे पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, तो समुदाय बनाती है। और समुदाय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कम्युनिटी कहते हैं, है ना, कम्युनिटी कहते हैं समुदाय को। और जो ये है जो पारितंत्र है, तो ये जो पारितंत्र है इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोसिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, जैसे बायोम कहते हैं, है ना। बड़े बड़े इकोसिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, बायोम कहते हैं। बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, तो जैवमंडल बनाते हैं। जैवमंडल को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। जैवमंडल को अपन क्या बोलते हैं, जैसे बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। ये चीज है। तो आप इसको देख ले एक बार फिर से। और कि जो इकोलॉजी है यानी इकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है आपका इकोलॉजी। जिसमें एक शब्द तो आपका कौन सा है, एक तो है जैसे आइकोस, है ना, एक तो है जैसे आइकोस। और एक कौन सा है, लोगस। अब लोगस बोले तो क्या है, जैसे टू स्टडी, है ना। लोगस का अर्थ होता है जैसे अध्ययन करने से। और आइकोस शब्द का अर्थ होता है जैसे आवास, है ना, आवास। आइकोस शब्द का अर्थ होता है जैसे क्या, आवास। तो जब किसी भी जीवधारियों के, है ना, जब किसी भी जीवधारियों के, हाँ मतलब जब किसी भी जीवधारियों के आवास का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, जैसे जब किसी भी जीवधारी के आवास का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि इकोलॉजी ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है आइकोस। आइकोस को अपन बोलते हैं जैसे आवास। और दूसरा शब्द कौन सा है, जैसे लोजस। अब लोजस शब्द का अर्थ होता है जैसे टू स्टडी, है ना। तो किसी भी जीवधारी के आवास का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है ना, इकोलॉजी कहलाता है। तो आप जैसे दोस्तों इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपन और डिस्कस करते हैं इसको। कि जो इकोलॉजी होती है ये दो प्रकार की होती है इकोलॉजी। एक तो होती है जैसे स्व पारिस्थितिकी, है ना, जैसे ऑटो इकोलॉजी होती है कि जब किसी एक जाति, है ना,
कि जब किसी एक जाति या जाति विशेष के जीव का अध्ययन किया जाता है ना, जब किसी एक जाति या जाति विशेष के एक जीव का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी, और एक होती है समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी को अपन जैसे सिन इकोलॉजी कहते हैं, है ना। तो जब दो भिन्न भिन्न जातियों के संबंधों, है ना, जब दो भिन्न भिन्न जातियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण के साथ तो उसको अपन बोलते हैं समपारिस्थितिकी, है ना। अब जैसे इसमें आप कुछ चीजें और देखें, जैसे एक होती है आपकी क्या, एंडेमिक स्पीसीज, है ना। एक होती है जैसे एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज को अपन एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, जैसे एंडेमिक जातियां कहते हैं, है ना, एंडेमिक जातियां। तो ऐसी जातियां, है ना, ऐसी जातियां जो किसी, है ना, जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है ना, ऐसी जातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है ना, क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, है ना, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। यहाँ से जैसे आपका दोस्तों एक क्वेश्चन है, मतलब ये है ना, जैसे ये खूब आता है, जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे अपन, जैसे किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पहले आप समझे एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, कि ऐसी जातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है उसको अपन एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, है ना, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कंगारू है तो कंगारू भी क्या है आपका, जैसे एक एंडेमिक स्पीसीज है ना, कंगारू भी क्या है, जैसे एक एंडेमिक स्पीसीज है, क्योंकि सिर्फ ओनली कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जैसे कंगारू को अपन क्या बोलते हैं, इसे मैक्रोपस भी कहते हैं, है ना, कंगारू को अपन मैक्रोपस भी कहते हैं। तो कंगारू एक एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे स्थानबद्ध जातियां, है ना, इनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपन जैसे स्थानबद्ध जातियां, कि जो जातियां किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है ना, उसको अपन स्थानबद्ध जाति या एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कंगारू एक एंडेमिक स्पीसीज है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और वैसे कंगारू क्या है, तो वैसे स्तनधारी है, और स्तनधारी में कौन सी क्लास में आता है, जैसे ये स्तनधारी की मेटाथीरिया क्लास में आता है ना, स्तनधारी की मेटाथीरिया क्लास में आता है जैसे आपका कंगारू। और मेटाथीरिया के जो शिशु होते हैं या जो मेटाथीरिया के जो जंतु होते हैं इस क्लास के जंतु, तो वे अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं, है ना, अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कौन, कंगारू, है ना, कंगारू देता है या मेटाथीरिया क्लास के मेंबर देते हैं जैसे अर्धविकसित शिशु को जन्म, है ना। और इनके उदर पर एक थैली पाई जाती है, उस थैली को अपन क्या बोलते हैं, जैसे मार्सुपियम थैली कहते हैं, है ना। तो इनके जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो इनके एब्डोमिनल कैविटी पर एक पाउच पाया जाता है, उस पाउच को अपन क्या बोलते हैं, जैसे है ना, उसको अपन जैसे मार्सुपियम पाउच कहते हैं, उसको मार्सुपियम थैली कहते हैं, है ना। तो मार्सुपियम थैली पाई जाती है मेटाथीरिया क्लास के मेंबर्स पर। मेटाथीरिया क्लास का मेंबर कौन है, कंगारू है, इसको अपन इंग्लिश में मैक्रोपस ही बोलते हैं। कंगारू क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ये अर्धविकसित शिशु को जन्म देने वाला है कौन, कंगारू। तो पहली एंडेमिक स्पीसीज की बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा आप और देखें, है ना, तो कंगारू के बाद जैसे चीन की एक गाठी में पाया जाता है ना, जैसे चीन की गाठी में पाया जाता है जैसे क्या, तो मेटासिकोया, है ना। तो मेटासिकोया भी क्या है, तो मेटासिकोया भी क्या है आपकी, जैसे एक एंडेमिक स्पीसीज है ना। मेटासिकोया भी एक एंडेमिक स्पीसीज है जो ओनली आपको चाइना वैली में देखने के लिए मिलता है ना। तो ये बात हो गई। अगला जैसे और देखे आप कुछ इसमें, जैसे एक होता है जैसे आपका, है ना, जैसे मॉरिशस देश, है ना। तो मॉरिशस देश में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी को अपन क्या बोलते हैं, इसे डोडो पक्षी कहते हैं, है ना, डोडो पक्षी कहते हैं। और ये क्या है, तो ये विलुप्त पक्षी है ना, जैसे विलुप्त पक्षी है ये डोडो पक्षी। तो ये दोस्तों आपका जैसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, है ना, जैसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये डोडो पक्षी के बारे में इस टाइप से, कि अभी हाल ही में विलुप्त, है ना, अभी हाल ही में विलुप्त मॉरिशस देश का भी हाल ही में विलुप्त पक्षी कौन सा है, तो मॉरिशस देश का भी हाल ही में विलुप्त पक्षी कौन सा है, डोडो पक्षी है ना। क्योंकि इसके पंख, ये उड़नहीन पक्षी है, और उड़नहीन पक्षी है, इसके पंख अत्यधिक सुंदर थे, तो मतलब इसके सुंदर पंखों के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा डोडो पक्षी का शिकार कर लिया गया। तो ये मॉरिशस देश की एक क्या है, ये मॉरिशस देश का एक विलुप्त पक्षी है आपका से डोडो पक्षी। डोडो पक्षी की जो खोज है वो हुई थी जैसे कब, 1658 में, और इसको अंतिम बार देखा गया था कब, 1681 में, है ना। तो डोडो पक्षी खोज हुई थी 1658 में, इसको अंतिम देखा गया था अंतिम रूप से कब, तो 1681 में देखा गया था, यानी कि 23 वर्षों के अंतराल में ही क्या हो गया है, ये विलुप्त हो गया है जैसे आपका डोडो पक्षी, है ना। तो ये है बात।
अब जैसे एक चीज और देखें कि जैसे एंडेमिक स्पीशीज होती है, कुछ ऐसे जंतु भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। जो कुछ एंडेमिक स्पीशीज में आपके जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो ओनली क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। तो चीन की घाटी के तो एंडेमिक स्पीशीज क्या है? मेटाइसिकोया। मॉरिशस देश की एंडेमिक स्पीशीज क्या थी? डोडो पक्षी, जो विलुप्त हो गया है। इसकी खोज की गई थी 1658 में। इसको अंतिम बार देखा गया था कब? 1681 में। और ऑस्ट्रेलिया की जो एंडेमिक स्पीशीज है वो क्या है? जैसे कंगारू है, मेटाथीरिया स्तनधारी है। कंगारू स्तनधारी में मेटाथीरिया क्लास का मेंबर है। क्या करता है? ये अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है। अब जैसे इसी प्रकार से कुछ एंडेमिक रोग भी होते हैं, है ना। तो एंडेमिक रोग भी और देख ले आप, जैसे एंडेमिक रोग कौन कौन से होते हैं, है ना। तो एंडेमिक रोग, तो ऐसे रोग, है ना, ऐसे रोग जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ऐसे रोग जो क्षेत्र विशेष के लोगों में ही देखने के लिए मिलते हैं, है ना, क्षेत्र विशेष के लोगों में देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसे एंडेमिक रोग कहते हैं, है ना। एंडेमिक रोग बोलते हैं। जैसे आपका ये सब जानते हैं, इसको बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे गलगंड है, गेंगा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे गोइटर कहते हैं। अब ये गलगंड या गेंगा कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो सर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है ना। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है ना। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। तो गलगंड या गेंगा ये क्या है? एक एंडेमिक स्पीशीज, है ना। जैसे गलगंड या गेंगा ये क्या है? आपका एक एंडेमिक रोग है जो सिर्फ क्षेत्र विशेष के लोगों में देखा जाता है, आपका ना क्षेत्र विशेष के लोगों में देखा जाता है गलगंड या गेंगा। और ये होता कौन से हार्मोन की कमी से है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि के द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब क्षेत्र विशेष के लोगों में होता है जैसे गलगंड या गेंगा रोग, तो ये एक एंडेमिक रोग है। सर कौन से क्षेत्र के लोगों में होता है ये? तो ये पहाड़ी क्षेत्र, है ना, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है ज्यादातर, आपका ना पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है। जैसे आपका गलगंड या गेंगा, और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है ना। आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो वर्षा का जल होता है तो जैसे, है ना, वो उसका ठहराव नहीं होता है। वो मतलब वहाँ के जो खेत हैं वो सीढ़ीनुमा होने के कारण या ढलानुमा होने के कारण, जैसे, है ना, जैसे आयोडीन का अवशोषण नहीं हो पाता है, या वहाँ की जो मृदा होती है उसमें आयोडीन की कमी होती है ना। इसलिए ज्यादातर जो ये गलगंड रोग देखा जाता है तो ये पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में देखा जाता है। तो गलगंड एक क्या है निम्न में से? तो गलगंड क्या है? आपका एक एंडेमिक रोग है। अब जैसे एक चीज और देख ले आप, जैसे इस टाइम में जो आपका जो कोरोना डिजीज चल रही है ना, जैसे कोरोना डिजीज चल रही है, तो कोरोना क्या है आपका? तो कोरोना क्या है? एक पेंडेमिक रोग है ना। कोरोना या जो कोविड-19 है ये आपका क्या है? जैसे ये क्या है? आपका एक पेंडेमिक डिजीज है। अब जैसे एंडेमिक का मतलब समझ गए, जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में होते हैं उसको अपन एंडेमिक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो मतलब वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर फैल जाते हैं, है ना, वैश्विक स्तर पर फैल जाते हैं या बड़े स्तर पर फैलते हैं, मतलब वैश्विक स्तर पर फैलते हैं, तो उन रोगों को अपन क्या बोलते हैं? पेंडेमिक रोग कहते हैं, है ना, पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। जो विश्व स्तर पर फैलते हैं ऐसे रोग आपके पेंडेमिक डिजीज कहलाती है। जैसे कोरोना क्या है? तो एक पेंडेमिक डिजीज है ना। और गलगंड क्या है? एक एंडेमिक डिजीज है ना। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे कुछ चीजें और देखते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी जैसे किसकी? एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिक जाति की बात हो गई, है ना। तो देखिए आप इसको आगे यहाँ तक का आपका कंप्लीट है। तो ये तो बात हो गई जैसे एंडेमिक स्पीसीज की। अब जैसे आप देखें कि एक होता है जैसे आपकी कीस्टोन, है ना, जैसे कीस्टोन स्पीसीज, है ना, जैसे की स्टोन, है ना, की स्टोन स्पीसीज, यानी कि इनको अपन हिंदी में तो क्या बोलते हैं? कुंजशिला जाति कहते हैं, है ना। हिंदी में तो इनको क्या बोलते हैं अपन? जैसे कुंजशिला, है ना, कुंजशिला जातियां कहते हैं, है ना, कुंजशिला जातियां कहते हैं। अब देखिए आप जैसे कीस्टोन क्या है? तो कीस्टोन क्या है कि ऐसी स्पीसीज, है ना, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या तो कम होती है ना, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या तो कम होती है ना, कम होती है, लेकिन, है ना, लेकिन समुदाय पर, है ना, लेकिन समुदाय पर
है ना, लेकिन समुदाय पर ज्यादा प्रभाव होता है ना, लेकिन समुदाय पर ज्यादा प्रभाव होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं इसे, उसको अपन कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, है ना, कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जिनकी संख्या तो कम होती है लेकिन समुदाय पर ज्यादा प्रभाव होता है तो वो कीस्टोन स्पीशीज कहलाती है। मतलब उनको अपन क्या बोलते हैं इसे कुंदशिला जाति कहते हैं, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं इसे कुंदशिला जाति कहते हैं। अब देखें आप, जैसे एक तो रेगिस्तान में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, है ना, रेगिस्तान में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, जैसे एक तो कंगारू चूहा देखने के लिए मिलता है ना, कंगारू चूहा देखने के लिए मिलता है फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, एक जो आपके जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, है ना, तो एक जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वनों में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, इसे अंजीर देखने के लिए मिलती है ना, उष्णकटिबंधीय वनों में आपको अंजीर देखने के लिए मिलती है, तो ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। इसी प्रकार से आप एक चीज और देखें, रेगिस्तान में कंगारू चूहा होता है, उष्णकटिबंधीय वन में क्या होता है, जैसे अंजीर देखने के लिए मिलती है, और एक जो वन होते हैं तो वन में क्या होता है, जैसे शेर होता है ना, तो शेर भी क्या होता है ना, वन में जैसे शेर क्या है आपका कीस्टोन स्पीशीज है, समझ गए। कुंदशिला जाति है, कुंदशिला जाति का मतलब हो गया कि ऐसी स्पीशीज जिनकी संख्या तो कम होती है ना, लेकिन समुदाय पर ज्यादा प्रभाव होता है, उनको अपन कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में कंगारू चूहा पाया जाता है तो कंगारू चूहा कीस्टोन स्पीशीज है, उष्णकटिबंधीय वनों में आपको अंजीर देखने के लिए मिलती है, ये भी जैसे कीस्टोन स्पीशीज है, और है ना, जैसे जंगल का राजा है ही आपका शेर, तो ये भी शेर भी क्या है, जैसे कीस्टोन स्पीशीज है। अब आप एक चीज देखें, जैसे ये जो होता है आपका जो कंगारू चूहा है ना, ये ऐसा चूहा होता है ना, ऐसा चूहा है ना, ऐसा चूहा जो है ना, ऐसा चूहा जो जीवन भर पानी नहीं पीता है ना, ऐसा चूहा जो जीवन भर पानी नहीं पीता है, तो ये ऐसा चूहा है जो जीवन भर पानी नहीं पीता है, तो सर पानी नहीं पीता है तो फिर जीवित कैसे रहता है, तो ये क्या करता है, जैसे अपने शरीर में है ना वसा के ऑक्सीकरण से, है ना, वसा के ऑक्सीकरण से, है ना, वसा के ऑक्सीकरण से शरीर में, है ना, वसा के ऑक्सीकरण से शरीर में जल की आपूर्ति कर लेता है ना, वसा के ऑक्सीकरण से शरीर में जल की आपूर्ति कर लेता है। समझिए बात को, या अपन ऐसे बोल दें कि इसके शरीर में जैसे एक हार्मोन की दिक्कत होती है, और वो कौन सा हार्मोन है, जैसे आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन है। वैसोप्रेसिन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको एडीएच हार्मोन ही बोलते हैं, है ना, जैसे एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का मतलब क्या है, जैसे आपका एंटी डायूरेटिक, है ना, जैसे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है आपका, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की दिक्कत होती है। कंगारू चूहा ऐसा चूहा जो जल का सेवन अपने जीवन काल में जल का सेवन कभी भी नहीं करता है। कंगारू चूहा क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये है ना, जैसे जल का सेवन नहीं करता है, वसा के ऑक्सीकरण से क्या करता है, ये अपने शरीर में जैसे जल की मात्रा या है ना, जैसे जल की आपूर्ति को बनाए रखता है, या इसके शरीर में अपन बोल सकते हैं कि वैसोप्रेसिन हार्मोन की दिक्कत होती है। वैसोप्रेसिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, है ना, वैसोप्रेसिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है ना, जैसे ये जो हार्मोन है, तो ये जैसे सर कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है, तो ये पीयूष ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है आपका ना, जैसे पीयूष ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है आपका जैसे वैसोप्रेसिन हार्मोन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे है ना वैसोप्रेसिन हार्मोन, या इसको रूपान क्या बोलते हैं, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं वैसोप्रेसिन। बाकी इसका और नाम पिट्रेसिन के नाम से जानते हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पिट्रेसिन भी कहते हैं। और ये वैसे लघु पेप्टाइड हार्मोन होता है ना, लघु पेप्टाइड हार्मोन है। लघु पेप्टाइड का मतलब होता है कि ये नो एमिनोमलू से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आपकी यहाँ तक की तो बात कंप्लीट है कि एंडेमिक स्पीशीज क्या है, कीस्टोन स्पीशीज क्या है ना। अब देखिए आप जैसे इसको आगे और पढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे अब देखें आप, जैसे इसमें एक होता है जैसे इंटर स्पेसिक, है ना, एक होता है जैसे क्या इंटर स्पेसिक, है ना, इंटर स्पेसिक इंट्रैक्शन, है ना, इंटर स्पेसिक इंट्रैक्शन यानी कि इंटर स्पेसिक इंट्रैक्शन। अब जो इंटर स्पेसिक इंट्रैक्शन जो होती है ना, इंटर स्पेसिक जो इंट्रैक्शन जो होती है, तो ये दो प्रकार की होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जैसे क्या पॉजिटिव, है ना, एक तो होती है जैसे क्या पॉजिटिव इंट्रैक्शन, है ना, एक तो होती है जैसे पॉजिटिव इंट्रैक्शन, और दूसरी जो होती है सेकंड जो होती है, तो ये होती है जैसे सर क्या आपकी जैसे नेगेटिव इंट्रैक्शन, है ना, नेगेटिव इंट्रैक्शन होती है जैसे सेकंड। अब जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होती है ना, तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे इसको अपन हिंदी में बोलते हैं इसे क्या धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, है ना, इसको अपन
हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं इसको, है ना, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब। और जो नेगेटिव इंटरेक्शन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं इसे, ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं, है, इसको अपन क्या बोलते हैं इसे, ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं आपके नेगेटिव इंटरेक्शन को, है ना। तो इसमें आप जैसे देखें कि पॉजिटिव इंटरेक्शन, भाई इंटरेक्शन किसके मध्य होगी, अंतःक्रिया किसके मध्य होगी। अब एक जीव तो अंतःक्रिया करेगा नहीं, है ना, तो इंटरेक्शन जैसे दो जीवों के मध्य या दो से अधिक जीवों के मध्य आपकी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है। अब धनात्मक अन्योन्य क्रिया दो जीवों के बीच में होगी, है ना, अन्योन्य क्रिया दो जीवों के बीच में होगी, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, है ना। तो आप देखिए इसमें इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, इस प्रकार की इंटरेक्शन में दोनों जीवों को लाभ, है ना, दोनों जीवों को लाभ या एक को लाभ, है ना, एक को लाभ होता है ना, दोनों जीवों को लाभ या एक को लाभ होता है, लेकिन, है ना, लेकिन हानि किसी की नहीं होती, है ना, लेकिन हानि किसी की नहीं होती, है ना, किसी की नहीं होती है। तो ये चीज है। अब जैसे आप पॉजिटिव इंटरेक्शन किसको बोलेंगे, तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों जीवों के मध्य लाभ हो, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ नहीं होता है तो सर एक को लाभ होता है, या फिर एक को लाभ होता है दूसरा क्या होता है, अप्रभावित रहता है, लेकिन हानि किसी को नहीं होती है इसमें ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन में, ये चीज है। अब जैसे आप पॉजिटिव इंटरेक्शन के जैसे इसके टाइप देखें आप, तो पहला तो देखें आप, जैसे इसमें एक तो सहोपकारिता होती है ना, जैसे एक तो इसमें सहोपकारिता होती है। सर सहोपकारिता को अपन क्या बोलते हैं, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, है ना, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे सहजीवन कहते हैं, है ना, सहजीवन कहते हैं इसको, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, है ना, सहजीवी संबंध कहते हैं। दूसरा इसमें इसका जो दूसरा उदाहरण है तो वो होता है जैसे क्या, सहभोजिता, है ना, सहभोजिता। अब सहभोजिता को अपन क्या बोलते हैं, इसे कॉम्युनलिज्म कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्युनलिज्म कहते हैं। और तीसरा इसमें क्या होता है, जैसे प्राक संयोजिता, है ना, तीसरा होता है जैसे प्राक संयोजिता। प्राक संयोजिता को अपन क्या बोलते हैं, इसे प्रोटो कॉर्पोरेशन कहते हैं, है ना, जैसे प्रोटो कॉर्पोरेशन कहते हैं किसको, प्राक संयोजिता को, है ना। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है ये तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, सेकंड इज कम्युनलिज्म, और थर्ड इज क्या है आपकी, प्रोटो कॉर्पोरेशन। यानी कि धनात्मक अन्योन्य क्रिया में पहली सहोपकारिता होती है, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। सहजीवन यानी कि को एक्सटेंस बोलते हैं इसको, सहजीवी यानी कि इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिम्बायोसिस बोलते हैं। सहभोजिता होती है कम्युनलिज्म, और एक होती है प्राक संयोजिता। सहोपकारिता में तो दो जीवों के मध्य, है ना, दो जीवों के मध्य क्या होगा, संबंध होगा, और दोनों जीव एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। यानी कि जो सहकारिता में जो दो जीवों के मध्य जो संबंध होगा वो आपका ओब्लिगेटरी होगा, है ना, अनिवार्य होगा। यदि दोनों जीवों के मध्य इंट्रैक्शन नहीं होगी यहाँ पर तो दोनों जीवों का अस्तित्व नहीं होता है ना, दोनों जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा। सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित होता है ना, इसमें एक जीव को लाभ होता है। इस प्रकार की इंट्रैक्शन में एक जीव को लाभ होता है, दूसरा क्या रहता है इसमें, है ना, दूसरा इसमें क्या रहता है, इसे अप्रभावित रहता है ना। इसमें भी जैसे इंट्रैक्शन तो दो जीवों के मध्य होगी, है ना, दोनों जीव साथ साथ जीवन यापन करते हुए, साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो इंट्रैक्शन होता है ये नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब अबाध्यकारी होता है, अनिवार्य होता है। ये नॉन ऑब्लिगेटरी इंट्रैक्शन है, नॉन ऑब्लिगेटरी इंट्रैक्शन है, मतलब अबाध्यकारी इंट्रैक्शन है। ये क्या है, ये आपका ये ऑब्लिगेटरी, ये क्या है, ऑब्लिगेटरी इंट्रैक्शन है। और ये क्या है, इसमें एक को लाभ होगा, दूसरा आपका अप्रभावित रहेगा, है ना। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया तो इसमें, है ना, इस प्रकार के इंटरएक्शन में, है ना, इस प्रकार के इंटरैक्शन में एक जीव को, है ना, एक जीव को हमेशा हानि होगी, है ना, एक जीव को हमेशा हानि होगी, है ना। ये चीज है, दोनों को भी हानि हो सकती है, लेकिन यदि दोनों को हानि नहीं होती है तो एक को तो हमेशा हानि होती है। इस प्रकार के नेगेटिव इंट्रैक्शन में, अब नेगेटिव इंट्रैक्शन ये सर कितने टाइप का, तो सर ये भी जैसे तीन टाइप का। एक तो इसमें शोषण आता है, शोषण को अपन जैसे एक्सप्लॉटेशन बोलते हैं, है ना, एक्सप्लॉटेशन बोलते हैं। अभी एक्सप्लॉटेशन जो होता है ये सर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज पैरासाइट होता है, और सेकंड जो होता है तो ये क्या होता है, जैसे परभक्षिता होता है ना, परभक्षिता होता है। परभक्षिता को अपन क्या बोलते हैं, इसे परदेशन कहते हैं, है ना, परभक्षिता को तो अपन परदेशन बोल देते हैं, और
जो होती है परजीवी तो इसको अपन पैरासाइट बोल देते हैं, और शोषण को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे एक्सप्लोटेशन कहते हैं, है ना। शोषण को अपन क्या बोल देते हैं, इसे एक्सप्लोटेशन कहते हैं। तो एक तो इसमें नेगेटिव इंटरेक्शन में आपका शोषण आ गया। सेकंड इसमें सर क्या आता है, तो सेकंड इसमें क्या आता है, जैसे प्रतिजीविता आती है ना, प्रतिजीविता आती है इसमें, यानी कि जैसे मेनालिज्म है ना, जैसे मैनालिज्म प्रतिजीविता बोले तो। और तीसरा इसमें क्या आता है, ये कंपटीशन आता है ना, जो दुनिया के लिए बहुत मोस्ट चीज है आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा होती है, स्पर्धा होती है, ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन में आती है ना। तो नेगेटिव इंटरेक्शन 3 प्रकार का होता है। शोषण यानी कि एक्सप्लोटेशन, अवशोषण। एक्सप्लोटेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पैरासाइट यानी कि परजीवी, और दूसरा कौन सा होता है, परभक्षिता, मतलब क्या है इंग्लिश में परदेशन। दूसरा क्या होता है नेगेटिव इंटरेक्शन में, तो प्रतिजीविता होती है, इसको मैनालिज्म बोलते हैं। तीसरा क्या होता है इसमें, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा होती है ना। तो ये तो था जैसे आपका इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो 2 टाइप का है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन। अब आप जैसे दोस्तों इसका तो ले स्क्रीनशॉट। अब अपन इसमें जैसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एक इंटरेक्शन को, है ना। जैसे स्वकार्यता क्या है, इसके उदाहरण क्या है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण आते हैं, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा, एक इनमें से कौन सा स्वकार्यता का, स्ववजिता या परागशयिता का एग्जाम्पल है ना। तो अपन जैसे इनकी स्टडी करते हैं विद एग्जाम्पल, क्यों। तो अपना जो पॉइंट है वो है जैसे क्या है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है ना, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। अब जैसे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में जैसे अपन ने फर्स्ट पढ़ा है, इसे कौन सा है, धनात्मक अन्योन्य क्रिया है ना। जैसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा है, तो धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। धनात्मक अन्योन्य क्रिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहते हैं, है ना। अब ये इसमें जैसे अपन ने पहला कौन सा पढ़ा है, तो सर पहला पढ़ा है अपन ने जैसे क्या, सौपकारिता पढ़ी है ना। सौपकारिता को अपन क्या बोलते हैं, इसे म्यूटेलिज्म कहते हैं, है ना। जैसे सौपकारिता को अपन म्यूटेलिज्म कहते हैं। सर इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे सहजीवन बोलते हैं, यानी कि जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, कोएक्सटेंस कहते हैं, है ना, जैसे कोएक्सटेंस कहते हैं। और जैसे इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे सहजीवी बोलते हैं। सहजीवी को अपन क्या बोलते हैं, इसे सैम्बायोसिस कहते हैं, है ना, सैम्बायोसिस कहते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे सहविलोपन भी कहते हैं, है ना, सहविलोपन भी कहते हैं। भाई दोनों के लिए इस प्रकार का इंटरेक्शन दोनों जीवों के लिए आवश्यक होता है। रहेंगे तो दोनों साथ साथ रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके विलोप हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे सहविलोपन कहते हैं, यानी कि कोएक्सटेंशन, है ना, कोएक्सटेंशन। तो देखें इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के इंटरएक्शन में, है ना, इस प्रकार के इंटरैक्शंस में दोनों जीवों को, है ना, दोनों जीवों को, है ना, इस प्रकार के इंटरैक्शन में दोनों जीवों को लाभ होता है ना, दोनों जीवों को लाभ होता है ना, दोनों जीवों को लाभ होता है ना, दोनों जीवों को लाभ होता है। इस प्रकार का इंटरैक्शन, है ना, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का इंटरैक्शन, है ना, इस प्रकार का इंटरैक्शन दोनों जीवों के लिए, है ना, इस प्रकार का इंटरैक्शन दोनों जीवों के लिए क्या होता है, ओब्लिगेटरी होता है ना। इस प्रकार का इंटरैक्शन दोनों जीवों के लिए क्या होता है, जैसे आपका अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता है। यदि दोनों के मध्य इंटरैक्शन नहीं होगा तो दोनों का ही फिर जीवन संभव नहीं है। अब जैसे आप स्वकार्यता का उदाहरण देखें, जैसे एक तो होती है जैसे लाइकेन, है ना, लाइकेन। तो लाइकेन में जैसे कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाती है, जैसे लाइकेन बनाती है ना। जैसे कवक व शैवाल मिलकर क्या बनाती है ना, लाइकेन बनाती है। तो लाइकेन में जो कवक व शैवाल का जो सहजीव जो संबंध है, ये सहोपकारिता का उदाहरण है, या ये सहजीवी का उदाहरण है ना। ये किसका उदाहरण है, जैसे सहजीवी का उदाहरण है। क्योंकि कवक तो क्या करती है, जैसे भूमि से, तो ये तो क्या करती है, जैसे जल व, है ना, जल व खनिज लवणों का, है ना, जल व खनिज लवणों का क्या करती है, ये अवशोषण करती है ना, अवशोषण करती है। शैवाल क्या करती है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर क्या करती है, ये भोजन बनाती है। तो आपकी जो कवक है ये तो क्या करेगी, तो कवक तो क्या करेगी, जैसे जल एवं खनिज लवण प्रोवाइड करवाएगी किसको, शैवाल को, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाती है। तो ये भोजन प्रोवाइड करवाएगी किसको, कवक को ना। कवक जल एवं खनिज लवण का अवशोषण
किया जाता है कवक के द्वारा। कवक इनका अवशोषण करके किसको प्रोवाइड करवाएगी, शैवाल को। शैवाल क्या करती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना लेती है, तो ये भोजन प्रोवाइड करवाती है शैवाल किसको, कवक को, है ना। तो कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, है ना, लाइकेन बनाते हैं। और ये दोस्तों आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। जैसे वायु प्रदूषण सूचक के रूप में, है ना, जैसे वायु प्रदूषण सूचक के रूप में, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में, है ना, सूचक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो लाइकेन का उपयोग होता है। या वायु प्रदूषण सूचक कौन होते हैं, है ना, तो कौन होते हैं, लाइकेन होते हैं। अब जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के चारों ओर का जो 200 किलोमीटर का एरिया है ना, दिल्ली का जो सराउंडिंग एरिया है 200 किलोमीटर का, तो उसमें SO2 गैस की दिखता है ना, SO2 गैस की दिखता है, इसलिए वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसलिए वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो जहां पर लाइकेन नहीं होते हैं वहां पर क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है ना। SO2 मतलब जैसे वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, लाइकेन का उपयोग किया जाता है। यानी कि लाइकेन कौन सी गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो SO2 गैस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। SO2 गैस के प्रति ये क्या होते हैं, जैसे संवेदनशील होते हैं, कि जहां पर SO2 गैस की दिखता होती है वहां पर लाइकेन नहीं पनपते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिल्ली के चारों ओर का जो सराउंडिंग एरिया है दिल्ली का 200 किलोमीटर का, तो उसके में SO2 गैस के दिखता है, इसलिए वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, है ना, ये चीज है। तो पहला उदाहरण तो हो गया आपका, जैसे स्वकार्यता का उदाहरण क्या हो गया, जैसे लाइकेन हो गया। दोस्तों अगला देखिए आप, जैसे इसका तो अगला उदाहरण है जैसे अंजीर व बर का, है ना। जैसे अंजीर है और एक होती है जैसे बर, तो इनका जो संबंध है वो भी कैसा संबंध है, स्वकार्यता का उदाहरण है ना, स्वकार्यता का उदाहरण है। एक जैसे आपका रूमिनोकोकस जीवाणु है ना, एक जैसे रूमिनोकोकस जीवाणु है, और जो कैटल होते हैं आपके, है ना, जैसे कैटल है, मवेशी है, तो रूमिनोकोकस जीवाणु व कैटल मवेशी का जो जीवन है ये भी स्वकार्यता का उदाहरण है। क्योंकि रूमिनोकोकस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो मवेशी होते हैं मवेशी की आंत में पाए जाते हैं, है ना, मवेशी की आंत में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेलुलोज का पाचन करते हैं, है ना, जंतु जो चारा खाते हैं तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है रूमिनोकोकस जीवाणु के द्वारा। तो रूमिनोकोकस जीवाणु को मवेशी तो क्या कर देता है, अपने शरीर में आवास दे देता है ना, मवेशी तो क्या करता है, रूमिनोकोकस जीवाणु को अपने शरीर में आवास दे देता है। बदले में रूमिनोकोकस जीवाणु क्या करता है ना, जैसे मवेशी के आंत में रहता हुआ ये क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है ना। वैसे तो ये जैसे ज्यादातर कहाँ पर रहता है आपका रूमिनोकोकस जीवाणु, तो ये लिखा हुआ है कई जगह आंत, लेकिन ये बिल्कुल तो सही है आपका आमाशय, है ना, आमाशय में ही होता है, उसमें तो मिथुनोकोकस होता है, जैसे आंत में तो ना मवेशी की जो आंत होती है तो उसमें मिथुनोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो मेथेन गैस बनाते हैं। रूमिनोकोकस जो होता है ये तो आमाशय के जैसे 4 भाग होते हैं, है ना, शाकाहारी जंतु का जो आमाशय होता है, तो शाकाहारी जंतु के आमाशय के जैसे 4 भाग होते हैं, तो उस 4 भाग में एक भाग होता है रूमेन भाग, है ना, एक भाग होता है जैसे रूमेन भाग, उस रूमेन भाग में प्रेजेंट होता है आपका रूमिनोकोकस जीवाणु। तो ये दोस्तों आपका जैसे हरियाणा पुलिस, है ना, जैसे HP हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि शाकाहारी जंतु का जो आमाशय होता है ये कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है, तो शाकाहारी जंतु के जो स्टोमच होता है ये 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है ना, जैसे रोमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओबेसम भाग होता है, सब ओबेसम भाग होता है। तो अंजीर और बर का जो जीवन है ये भी सहजीवी जीवन का उदाहरण है। रूमिनोकोकस जीवाणु मवेशी का जो जीवन है ये भी किसका उदाहरण है, जैसे मतलब सहजीवन या स्वकार्यता का उदाहरण है। अगला देखिए आप, जैसे इसका चौथा उदाहरण जैसे दीमक व ट्राइकोनिम्फा, है ना, जैसे दीमक व ट्राइकोनिम्फा, तो निम्फा का जो जीवन है ना, दीमक और ट्राइकोनिम्फा का जो जीवन है ये भी सहजीवी जीवन का उदाहरण है। आप जानते हैं दीमक क्या करती है, जैसे लकड़ी को खा जाती है ना, दीमक क्या करती है, जैसे लकड़ी को खा जाती है, क्योंकि दीमक की आंत में क्या पाया जाता है, तो ये दीमक की आंत में पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा जीवाणु, है ना, ट्राइकोनिम्फा जीवाणु जो ये क्या करता है, ये भी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है ना, सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु होता है ना, सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु होता है आपका जैसे ट्राइकोनिम्फा। तो दीमक तो क्या करता है, ट्राइकोनिम्फा को अपने शरीर में आवास दे देता है, दीमक ट्राइकोनिम्फा को अपने शरीर में क्या कर देता है, आवास दे देता है। बदले में ट्राइकोनिम्फा दीमक को क्या करता है, फिर जैसे भोजन उपलब्ध करवाता है। तो ट्राइकोनिम्फा दीमक को भोजन उपलब्ध करवाता है, दीमक इसको क्या कर देता है, अपने आंत में निवास दे देता है ना, निवास दे देता है। और ये मतलब दीमक की आंत में पाया जाने वाला जो ट्राइकोनिम्फा बैक्टीरिया है ना, ट्राइकोनिम्फा ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो क्या करता है, सेलुलोज को है ना, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है ना। लकड़ी को डैमेज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है आपका ट्राइकोनिम्फा ना, जो दीमक की आंत में प्रेजेंट होता है। तो 4 उदाहरण हो गई।
पांचवा उदाहरण और देखें, जैसे एक तो है ना, जैसे एक तो राइजोबियम जीवाणु है ना, राइजोबियम जीवाणु है ना, राइजोबियम जीवाणु, और एक होता है जैसे क्या, लेगुमिनेसी कुल के पादप। तो एक तो राइजोबियम जीवाणु है और एक क्या है जैसे लेगुमिनेसी कुल के पादप है। तो ये भी क्या करते हैं, जैसे ये भी जैसे किसका उदाहरण है, तो सहजीव जीवन का उदाहरण है ना, ये भी सहजीव जीवन का उदाहरण है। क्योंकि राइजोबियम जीवाणु तो क्या करता है ना, जैसे राइजोबियम जीवाणु ये किस में पाया जाता है, तो ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में है ना, लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती है ना, गांठें पाई जाती है। लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती है उनमें रहने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम जीवाणु है ना। जो तो राइजोबियम जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में रहता है, और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है फिर, जैसे पौधे को उपलब्ध नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है ना। राइजोबियम जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है किसके रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में है ना, नाइट्रेट के रूप में ये चीज है। तो ये बात है जैसे आपका स्वकार्यता की बात, यानी कि म्यूटेलिज्म, सह जीवन, को एक्सटेंस है ना, को एक्सटेंस, या इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, सहजीवी है ना, सहजीव संबंध यानी कि सिम्बायोसिस। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन में दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, और इस प्रकार का इंटरेक्शन दोनों जीवों के लिए क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है ना। यदि दोनों जीवों के मध्य संबंध नहीं होगा तो दोनों जीवों का ही फिर जीवन संभव नहीं है, यानी कि ऑब्लिगेटरी होता है इस प्रकार का एसोसिएशन। अब इसका उदाहरण है जैसे लाइकेन, कवक व शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन किसके सूचक हैं, वायु प्रदूषण के सूचक है। कौन सी गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, SO2 गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं। लाइकेन को अपन सेवाक कहते हैं है ना, सेवाक कहते हैं। कवक व शैवाल मिलकर, कवक मृदा से क्या करती है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। शैवाल क्या करती है, इससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर अपना भोजन बनाती है। कवक और शैवाल का ये जो संबंध है, इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, इसे हेलोटिज्म कहते हैं है ना। इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, इसे हेलोटिज्म कहते हैं है ना। कवक और शैवाल के इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, इसे हेलोटिज्म कहते हैं। अंजीर व बर का जीवन है। रूमिनोकोकस जीवाणु व मवेशी का जो संबंध है ये भी इसी का उदाहरण है, म्यूटेलिज्म का। इसी प्रकार से जैसे आपका दीमक और ट्राइकोनिम्फा का जो संबंध है, इसी का उदाहरण है आपका सहजीवी और राइजोबियम जीवाणु व लेगुमिनेसी कुल के पादपों का जो जीवन है, ये भी सिम्बायोसिस लैब का उदाहरण है ना। तो ये तो बात हो गई आपकी दोस्तों जैसे स्वकार्यता, तो इसका तो ले आप स्क्रीनशॉट। फिर अगला पढ़ते हैं अपन, जैसे कौन सा है, सहभोजिता है ना, सहभोजिता। तो देखिए आप, जैसे दूसरा कौन सा है अपना, सहभोजिता है ना, सहभोजिता। सहभोजिता इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कॉम्युनलिज्म कहते हैं है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कॉम्युनलिज्म कहते हैं। तो सहभोजिता में देखिए आप, इस प्रकार के है ना, इस प्रकार के एसोसिएशन बोल दें आप, इस प्रकार के एसोसिएशन या इस प्रकार के इंट्रैक्शन में है ना, इंट्रैक्शन में एक जीव को लाभ होता है ना, एक जीव को लाभ होता है ना, एक जीव को लाभ होता है, वह दूसरा जीव है ना, वह दूसरा जीव अप्रभावित रहता है ना। और दूसरा जीव क्या रहता है आपका, जैसे अप्रभावित रहता है ना। दूसरा जीव क्या रहता है, जैसे आपका अप्रभावित रहता है। अब जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखें तो एक तो होता है जैसे आर्किड पादप है ना, जैसे एक तो होता है जैसे क्या, आर्किड पादप है ना, एक तो है जैसे आर्किड पादप है। इसके अलावा से एक है आपके जैसे पायलेट फिश है ना, पायलेट फिश और सारक का जीवन है ना। पायलेट फिश और सारक का जो जीवन है ये भी इसी का उदाहरण है, जैसे कॉम्युनलिज्म का। इसके अलावा से एक है आपकी सुक्कर फिश है ना, एक है जैसे सुक्कर फिश और सारक का जीवन है ना। इसी प्रकार से जैसे एक है आपका बार्नेकल है ना, बार्नेकल व व्हेल है ना, बार्नेकल व व्हेल का जो जीवन है ये भी सहभोजिता का उदाहरण है ना। इसके अलावा से आपका एक है जैसे है ना, एक है जैसे आपका सी एनिमोन है ना, एक है जैसे आपका सी एनिमोन व क्लाउन फिश है ना, सी एनिमोन व एक होता है जैसे क्लाउन मछली का जो संबंध है ये भी जैसे किसका उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण है। इसके अलावा जैसे आपका एक है यहाँ पर जैसे सी एनिमोन है ना, जैसे सी एनिमोन है, और एक है जैसे हर्मिट
क्रेब, है ना, हर्मिट क्रेब, या हर्मिट क्रेब को अपन क्या बोलते हैं, इसे साधु केकड़ा भी कहते हैं, है ना, साधु केकड़ा भी कहते हैं। तो इनका जो जीवन है ये किसका उदाहरण है, सैवोजिता का उदाहरण है। और सैवोजिता में पढ़ा है कि इस प्रकार का एसोसिएशन या इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक जीव को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरा जीव क्या रहेगा आपका, से अप्रभावित रहेगा। जैसे आर्किड क्या है ना, जैसे पायलट फिश व सारक का संबंध, सुकर फिश व सारक का संबंध, इसी प्रकार से बार्नेकल व व्हेल का संबंध, सी एनीमोन और क्लाउन फिश का संबंध है, सी एनीमोन व हर्मिट क्रेब का संबंध है ना। अब देखिए आप, जैसे ये आर्किड के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें आप, क्योंकि आर्किड जो है ये एग्जामों के लिए मोस्ट है, यहाँ से जैसे आपके काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है जैसे आर्किड क्या है, तो आर्किड क्या है, एक अधिपादप है ना, अधिपादप है। अधिपादप जो दूसरे पौधे का, है ना, दूसरे पौधे का सहारा लेकर, है ना, दूसरे पौधे का सहारा लेकर वृद्धि करता है ना, जो दूसरे पौधे का सहारा लेकर वृद्धि करता है वो क्या है, जैसे आपका अधिपादप है ना। तो अधिपादप है आर्किड, अधिपादप पे दूसरे पौधे का सहारा लेते हैं, सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, लेकिन दूसरे पौधे से आप भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। तो आर्किड मतलब ये जो अधिपादप होते हैं ये होते क्या है, स्वपोषी है ना। तो व्हाट इज एपिफाइट, एपिफाइट प्लांट क्या है, तो ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। तो एपिफाइट प्लांट क्या होते हैं आपके, जैसे ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कि अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, दूसरे पौधे का सहारा लेते हैं, दूसरे पौधे से भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, उसका तो सहारा लेते हैं, है ना। जैसे कि इसके जो एरियल पार्ट होते हैं, एरियल पार्ट की समुचित वृद्धि और विकास हो सके, एरियल पार्ट को जैसे उचित मात्रा में प्रकाश है ये मिल सके। तो आर्किड अधिपादप है, अधिपादप स्वपोषी होते हैं, है ना, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरे पौधों का सहारा लेते हैं सिर्फ वृद्धि के लिए, है ना, ताकि इसके एरियल पार्ट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन या एयर मिल सके, है ना, ये चीज है। एक देखिए आप, तो आर्किड अधिपादप होते हैं, अधिपादप क्या होते हैं, जैसे स्वपोषी होते हैं। अब देखिए आप, ये आपका जैसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से, है ना, कि जैसे वेलामेन नामक, है ना, वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक, है ना, वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक कौन से पौधे की जड़ों में पाया जाता है, तो आर्किड की जड़ों में पाया जाता है। यानी कि आर्किड की जो जड़ें होती है ये हवा में खुली लटकती रहती है ना, आर्किड की जो जड़ें हैं वो हवा में खुली लटकती रहती है। और ये जो वायुमंडल में नमी होती है उस वायुमंडल में मौजूद नमी का क्या कर लेती है, ये अवशोषण कर लेती है। आर्किड की जड़ें हवा में खुली लटकती रहती हैं क्योंकि इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक पाया जाता है ना, इनकी जड़ों में वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक पाया जाता है जो वायुमंडलीय नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो खूब ज्यादा आता है। ये कौन से पौधे की जड़ में वेलामेन नामक आर्द्रताग्राही उत्तक पाया जाता है, आर्किड की जड़ में, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं इन सेकेंड वर्ड, है ना, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि कौन सा पादप है जिसमें आपकी आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती है ना, आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं। तो जो हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है ना, हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है, तो ये कौन से पौधों में मिलती है, आर्द्रताग्राही जड़ें जो वायुमंडलीय नमी का अवशोषण कर लेती है उनको अपन आर्द्रताग्राही जड़ें बोलते हैं, उनको अपन हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। तो वी फाउंड हाइग्रोस्कोपिक रूट इन आर्किड, है ना, अपन आर्किड जो आर्द्रताग्राही जड़ें हैं इनको अपन किसमें पाते हैं, आर्किड की जड़ों में। दोस्तों ये आपका कंप्लीट है सैवोजिता, है ना, इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। इसका उदाहरण आर्किड है, पायलट फिश है, सुकर फिश सारक है, बार्नेकल व्हेल है, सी एनीमोन क्लाउन फिश है, सी एनीमोन हर्मिट क्रेब है, यानी कि, है ना, हर्मिट क्रेब है। और एक क्या है, जैसे आर्किड क्या है, अधिपादप है, अधिपादप होते क्या है, जैसे स्वपोषी होते हैं, है ना, अधिपादप क्या होते हैं, जैसे आपके स्वपोषी होते हैं, है ना, अधिपादप जो है वो स्वपोषी होते हैं, ये चीज है। यहां तक की बात हो गई आपकी। अब जैसे इसमें तीसरा है, जैसे आपका क्या है, तो ये है जैसे पराग सहयोजिता, है ना, तीसरा जो है वो इसका उदाहरण जैसे क्या है आपका पराग सहयोजिता है ना, पराग सहयोजिता है। यानी कि पराग सहयोजिता को अपन क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटोकॉर्पोरेशन कहते हैं, है ना, जैसे प्रोटोकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार, है ना, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में, है ना, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में, है ना, इंट्रैक्शन में दोनों जीवों को लाभ होता है ना, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में दोनों जीवों को लाभ होता है ना, दोनों जीवों को लाभ होता है। लेकिन,
है ना, लेकिन दोनों जीव, है ना, लेकिन दोनों जीव पृथक पृथक भी, है ना, पृथक पृथक भी अपना जीवन यापन, है ना, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, है ना, पृथक पृथक भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार का इंटरेक्शन, है ना, अर्थात इस प्रकार का इंटरएक्शन, है ना, अर्थात इस प्रकार का इंटरएक्शन नॉन ऑब्लिगेटरी होता है ना, अर्थात इस प्रकार का इंटरेक्शन नॉन ऑब्लिगेटरी, है ना, नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे आपका ये सी एनिमोन है और एक क्या है, जैसे हर्मिट करेब है ना, सी एनिमोन है और एक क्या है, जैसे आपका हर्मिट करेब है। तो ये किसके उदाहरण है, जैसे पराग संयोगिता के उदाहरण है ना, ये किसके उदाहरण है, जैसे पराग संयोगिता के उदाहरण है। तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो म्यूचुअलिज्म होता है, सेकंड क्या होता है, तो सेकंड आपने पढ़ा था से कौन सा है ना, सेकंड पढ़ा था आपने कॉम्युनलिज्म, और तीसरा कौन सा पढ़ा था, से पराग संयोगिता। पराग संयोगिता को अपन क्या बोलते हैं, से प्रोटो कॉर्पोरेशन कहते हैं, है ना। अब देखिए आप जैसे सेकंड इंटरेक्शन, तो ये है भैया आपका नेगेटिव इंटरेक्शन, है ना, जैसे नेगेटिव इंटरएक्शन। अब नेगेटिव इंटरेक्शन, है ना, नेगेटिव इंटरेक्शन इसके अपन टाइप देखते हैं। पहला है जैसे शोषण, शोषण, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, से इसको अपन बोलते हैं से एक्सप्लोटेशन, है ना, एक्सप्लोटेशन। तो इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में, है ना, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में एक जीव दूसरे जीव का, है ना, एक जीव दूसरे जीव का अपने लाभ के लिए, है ना, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, है ना, रूप से काम में लेता है। या इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक जीव दूसरे जीव को, है ना, एक जीव दूसरे जीव को अपने लाभ के लिए, है ना, अपने लाभ के लिए क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, इससे काम में लेता है ना, काम में लेता है। अब ये आपका 2 प्रकार का होता है ना, जो शोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जैसे क्या, परजीवी होता है ना, परजीवी जो होता है, और एक इसमें क्या होता है, जैसे आपका एक होता है जैसे इसमें क्या परभक्षिता होता है ना, परभक्षिता को तो अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ परदेशन कहते हैं। और ये जो होता है आपका परजीवी जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ पैरासाइट कहते हैं, है ना, पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट में इसमें एक जीव क्या करता है, सिर्फ दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है ना, इसमें एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है ना, परजीवी। इसमें एक जीव दूसरे जीव से क्या करता है, इसे भोजन प्राप्त करता है। मतलब क्या है जैसे इसका, है ना, तो इसमें जो छोटा जीव जो होता है ना, छोटा जीव जो होता है वो परजीवी होता है, बड़ा जीव क्या होता है, वो पोषक होता है। यानी कि छोटा जीव जो होता है, जो परजीवी होता है, वो होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे आप देखें कि जैसे अमरबेल क्या है, तो अमरबेल क्या है, अमरबेल, है ना, जैसे ये क्या हुई आपकी, जैसे ये है अमरबेल, है ना, तो अमरबेल क्या है, जैसे परजीवी है। अब ये क्या है, जैसे पूर्ण स्तंभ परजीवी है ये अमरबेल, है ना, जैसे पूर्ण स्तंभ परजीवी है ना, जैसे पूर्ण स्तंभ परजीवी है अमरबेल। मतलब क्या है भाई, अमरबेल है तो अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है ना, अमरबेल में जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो तो इसमें होता नहीं है। तो अमरबेल में क्या पाई जाती है, इसमें चूसकांक पाए जाते हैं, है ना, जैसे इसमें चूसकांक पाए जाते हैं, या इसमें अपन बोलते हैं कि इसमें मतलब जैसे चूसकांक मूल्य पाई जाती है। और ये चूसकांक मूल्य जो होती है, ये परपोषी जो पादप होता है या जो इसका होस्ट होता है ना, होस्ट की जड़ों में गहराई में 10 आती है, और फिर ये जो परपोषी होता है उससे क्या करती है, ये जैसे पोषण प्राप्त करती रहती है। तो अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है, इस पूर्ण स्तंभ परजीवी है, अपने भोजन के लिए पूर्णतः किस प्राश्रित रहता है, स्तंभ प्राश्रित रहता है। इसमें क्या पाई जाती है, चूसकांक मूल्य पाई जाती है, जिसके कारण ये परपोषी जो होता है, परपोषी के ऊतकों में गहराई से 10 आता है ना, गहराई से 10 आता है। तो चूसकांक मूल्य किसमें मिलती है, अमरबेल में। किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है सर, अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसीलिए तो क्या है, ये पैरासाइट है। अब ये कैसा पैरासाइट है, तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये क्या है, जैसे पूर्ण स्तंभ परजीवी है, कंप्लीट बात है ना, ये है। एक और देख ले आप जैसे इसका उदाहरण,
तो एक तो आपका अमरबेल हो गया इसका उदाहरण। दूसरा इसका उदाहरण आप और देखें कि जैसे रैप्लेसिया है ना, तो रैप्लेसिया क्या है सर, ये भी परजीवी है। ये क्या है, तो ये टोटल रूट पैरासाइट है ये, है ना। ये क्या है, इससे पूर्ण जड़ परजीवी है ना। ये क्या है, इससे पूर्ण जड़ परजीवी है रैप्लेसिया। और आप जानते हैं इसको, ये पादप जगत में है ना, पादप जगत में है ना, पादप जगत में सबसे बड़ा, पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा है ना। पादप जगत में यदि कोई सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा होता है तो वो क्या होता है, इससे रैप्लेसिया होता है। पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा जो होता है वो रैप्लेसिया होता है ना, रैप्लेसिया होता है। जबकि सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है ना, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा, तो सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा होता है आपका, से वुल्फिया होता है। सबसे छोटा जो पुष्पीय पौधा होता है वो वुल्फिया होता है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा होता है, रैप्लेसिया होता है। रैप्लेसिया, व्हाट इज रैप्लेसिया, तो रैप्लेसिया क्या है, तो रैप्लेसिया क्या है, जैसे आपका टोटल रूट पैरासाइट है, यानी कि पूर्ण जड़ परजीवी है। अमरबेल क्या है, ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है ना। तो शोषण दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है इससे परजीवी, और सेकंड अपन डिस्कस करते हैं अपन जैसे कौन सा है, तो वो है जैसे परभक्षिता। है ना। तो अपन जैसे सेकंड पढ़ते हैं, जैसे शोषण में सेकंड है अपना जैसे एग्जाम्पल कौन सा है, परभक्षिता है ना, परभक्षिता। परभक्षिता को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिर्फ परदेशन कहते हैं इसको, है ना, परभक्षिता। अब जैसे परभक्षिता है ना, जिसमें जैसे आप देखें कि जैसे कीटभक्षी पादप होते हैं, है ना, जो कीटभक्षी पादप होते हैं, तो कीटभक्षी पादप जो है वो किसके उदाहरण से, परभक्षिता के उदाहरण है ना। परभक्षिता के उदाहरण है कीटभक्षी पादप, क्योंकि कीटभक्षी पादप कहाँ उगते हैं, तो कीटभक्षी पादप कहाँ उगते हैं, ये दलदल में उगते हैं, है ना। कीटभक्षी पादप जो है ये कहाँ पर उगते हैं, जैसे दलदल में उगते हैं। अब दलदल में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है ना, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कीटभक्षी पादप जो दलदल में उगते हैं, दलदल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो कीटभक्षी पादप जो होते हैं ये अपना भोजन है ना, अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, है ना, अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, है ना, कीटों से प्राप्त करते हैं। तो कीटभक्षी पादप जो है ये परभक्षिता का उदाहरण है, क्योंकि कीटभक्षी पादप दलदल में उगते हैं। अब दलदल में सर किसकी कमी, तो सर नाइट्रोजन की कमी। अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पादप क्या करेंगे, कीटू का सेवन करेंगे, है ना। भोजन के रूप में किसका सेवन करेंगे, कीटू का सेवन करेंगे। और कीटू से क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है इससे एग्जाम में दोस्तों, कि कीटभक्षी पादप जो होते हैं वो कीटू से क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। या ऑप्शन में आपको कई बार ये भी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, प्रोटीन प्राप्त करते हैं, वसा प्राप्त करते हैं। तो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व कौन सा है, प्रोटीन में अनिवार्य रूप से मिलने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो कीटभक्षी पादप कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। या किसकी कमी को पूरा करने के लिए, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन का अनिवार्य अवयव कौन सा तत्व है, तो नाइट्रोजन है ना। प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पहला तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। अब आप जैसे कि कीटभक्षी पादपों के एग्जाम्पल और देख लिया ना, जैसे कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं, ये खूब ज्यादा आता है जैसे आपका एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। तो देखें कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं। एक तो होता है जैसे क्या, यूट्रिकुलेरिया होता है ना, एक तो जैसे यूट्रिकुलेरिया है। दूसरा कीटभक्षी पादप का जो उदाहरण है वो सर क्या है, जैसे डायोनिया है ना, डायोनिया है। तीसरा क्या है, जैसे इसका उदाहरण, तो तीसरा इसका उदाहरण जो है वो ड्रेसेरा है। और चौथा जो होता है वो कौन सा है, जैसे नेफेंथीज है ना, नेफेंथीज है। तो यूट्रिकुलेरिया को तो अपन क्या बोलते हैं, इसे ब्लैडर वाट कहते हैं, है ना। यूट्रिकुलेरिया को अपन क्या बोलते हैं, इसे ब्लैडर वाट कहते हैं। और ये जो नेफेंथीज होता है तो इसको अपन गठपर्णी पादप कहते हैं, है ना, गठपर्णी पादप। या इसको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट भी कह देते हैं, है ना। इसको अपन जैसे मतलब पिक्चर प्लांट भी कह देते हैं नेफेंथीज को। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण जैसे यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, और एक क्या है से नेफेंथीज है ना। तो ये जैसे आपका रीट 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है या नहीं है ना। तो कीटभक्षी पादप कौन सा है आपका, उसमें ऑप्शन था आपका यूट्रिकुलेरिया का, बाकी जैसे 3 ऑप्शन अलग ही थे, है ना। तो यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, ये सारे क्या है से आपके कीटभक्षी पादप है ना, ये है। तो ये दोस्तों किसकी बात हो गई आपकी,
परभक्षिता, परभक्षिता बोले तो क्या है, परदेशन की बात कंप्लीट है, जिसका उदाहरण क्या है आपका कीट पक्षी पादप है ना, ये चीज है। अब जो से नेगेटिव इंट्रैक्शन का अपना चल रहा है पॉइंट, तो नेगेटिव इंट्रैक्शन का जो पहला तो हो गया आपका शोषण है ना, शोषण दो प्रकार का, परजीवी और परभक्षिता। अब तीसरा इसका टाइप देखिए आप है ना, तो प्रतिजीविता है ना, मेनालिज्म। तो प्रतिजीविता है ना, इस प्रकार के है ना, इसमें एक जीव के द्वारा है ना, इसमें एक जीव के द्वारा द्वितीयक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप है ना, द्वितीयक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, इसमें एक जीव के द्वारा द्वितीय उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप है ना, द्वितीय उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्तरण किया जाता है ना, ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्तरण किया जाता है ना, ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्तरण किया जाता है जो दूसरे पौधे की है ना, जो दूसरे पौधे की वृद्धि या अंकुरण को रोक देते हैं है ना, अंकुरण को रोक देते हैं। तो जो मेनालिज्म जो होता है, प्रतिजीविता होता है, इसमें एक जीव जो होता है ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक है ना, सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्शन के तहत क्या करता है, जैसे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्तरण करता है तो दूसरे पौधे की वृद्धि को रोक देता है, दूसरे पौधे की वृद्धि को रोक देता है, या फिर बीज के अंकुरण को रोक देता है, वो क्या होता है, वो प्रतिजीविता होता है। जैसे आप देखें इसका एग्जाम्पल, जैसे एक तो पार्थिनियम होती है ना, पार्थिनियम होती है ना, पार्थिनियम होती है, तो ये भी प्रतिजीविता दर्शाती है। पार्थिनियम को अपन क्या बोलते हैं, इसे गाजर घास कहते हैं है ना, गाजर घास कहते हैं। एक जैसे टेरिडियम के बीजाणु होते हैं है ना, एक जैसे क्या होते हैं, टेरिडियम के बीजाणु होते हैं है ना, और टेरिडियम के जो बीजाणु होते हैं ये एलिलो है ना, ये जैसे कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, तो ये एलिलोपैथी प्रभाव दर्शाते हैं है ना, एलिलोपैथी प्रभाव दर्शाते हैं। और एक सर इसमें क्या होता है, तो एक सर इसमें क्या होता है, जैसे यूकेलिप्टिस होता है ना, एक इसमें क्या होता है, जैसे यूकेलिप्टिस होता है। यूकेलिप्टिस को अपन क्या बोलते हैं, इसे है ना, यूकेलिप्टिस को अपन क्या बोलते हैं, इसे पर्यावरण का दुश्मन है ना, पर्यावरण का दुश्मन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं है ना, पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं, जैसे किसको, यूकेलिप्टिस को। तो पार्थिनियम है, गाजर घास है, टेरिडियम के बीजाणु है, टेरिडियम के बीजाणु एलिलोपैथी प्रभाव दर्शाते हैं, यूकेलिप्टिस है, इसको अपन पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, द्वितीयक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप है ना, ये क्या करते हैं, द्वितीयक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्तरण करते हैं जिनके कारण पौधे के आसपास अन्य पौधों का है ना, अन्य पौधों की वृद्धि रुक जाती है, या फिर बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। यानी कि तीनों के तीनों किसका क्या दर्शाते हैं, ये प्रतिजीविता दर्शाते हैं है ना, प्रतिजीविता दर्शाते हैं। जैसे पार्थिनियम गाजर घास है, टेरिडियम के बीजाणु एलिलोपैथी प्रभाव है, और यूकेलिप्टिस पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का आतंकवादी। अब जैसे आपका इसमें एक लास्ट पॉइंट और रहा है, जैसे इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और इसमें नेगेटिव इंट्रैक्शन में जो तीसरा है वो कौन सा है, जैसे आपका प्रतिस्पर्धा है ना, प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कंपटीशन कहते हैं। अब इसके बारे में आप जानते ही है ना, प्रतिस्पर्धा के बारे में जानते ही हैं कि प्रतिस्पर्धा जो होता है ना, प्रतिस्पर्धा जो होता है ये दो जीवों के मध्य, जैसे एक ही जाति के दो जीवों के मध्य भी कंपटीशन हो सकता है ना, एक ही जाति के दो जीवों के मध्य भी हो सकता है, और दो अलग अलग जाति के है ना, दो अलग अलग जाति के जीवों के मध्य भी हो सकता है। सर किसके लिए होगा, तो किसके लिए है भाई, भोजन है, जल है, आवास है ना, तो कंपटीशन किसके लिए होता है, तो भोजन, जल व आवास के लिए होता है आपका कंपटीशन, या सीट के लिए होता है ना, और सीट किसके लिए जरूरी है, तो भोजन, जल, आवास के लिए जरूरी है, आगे ना। तो प्रतिस्पर्धा जो होता है इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का जो होता है आपका कंपटीशन, ये दो जीवों के मध्य होगा भाई कंपटीशन होगा तो, और दो जीव एक ही जाति के भी हो सकते हैं, दो अलग अलग जाति के लिए भी हो सकते हैं, दो अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, और ये भोजन, जल व आवास के लिए होता है आपका जैसे प्रतिस्पर्धा है ना। इसमें भी क्या होता है, जैसे आपका है ना, इसमें एक तो क्या होता है आपका जैसे डिफेक्टिव होता है इसमें ना, ये चीज है। तो ये है जैसे आपका दोस्तों इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन, एक नेगेटिव इंट्रैक्शन। तो आज की क्लास में अपन ने से टॉपिक पढ़ा है कौन सा, इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है ना। इकोलॉजी क्या है, तो जीव व पर्यावरण के है ना,
किसी भी जीव व उसके पर्यावरण के जो परस्पर संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इसे इकोलॉजी कहलाता है। तो जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड गिवन बाय हेकल, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, आपका हेकल ने दिया है। और इकोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ इकोलॉजी, किसको बोलते हैं, रेटर को। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है इसे किसको, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोलते हैं इसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और फिर अपन ने पढ़ा था इसमें जैसे एक तो एंडेमिक स्पीसीज, तो एंडेमिक स्पीसीज तो वो होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, जैसे चीन, चाइना वैली या चीन की घाटी में कौन सा प्लांट, मेटासिकोया प्लांट पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, तो कौन सी है, कंगारू है। इसके अलावा जैसे मॉरिशस देश का भी हाल ही का विलुप्त पक्षी कौन सा है, तो डोडो है ना। तो डोडो भी क्या था, जैसे एक आपका एक एंडेमिक स्पीसीज था, लेकिन वो उड़नहीन पक्षी था और सुंदर पंखों के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा उसका शिकार कर लिया गया था, इसे डोडो पक्षी का, है ना, जो मॉरिशस देश का विलुप्त पक्षी था आपका। तो एंडेमिक स्पीसीज भी होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, उसको अपन इंग्लिश में तो बोल देते हैं एंडेमिक स्पीसीज, हिंदी में उसको अपन बोल देते हैं क्या, स्थानबद्ध जातियां। और इसी प्रकार से एंडेमिक डिजीज भी होती है, जो डिजीज किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में देखी जाती है उसको अपन एंडेमिक रोग बोल देते हैं, जैसे गलगंड है, गेंगा है, जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है क्योंकि वहां की जो मृदा होती है उसमें आयोडीन की कमी होती है ना। एक अपन ने जैसे इस टाइम में जो चल रहा है जो आपका है ना, जैसे कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना क्या है, ये पैंडेमिक है। एंडेमिक स्थानबद्ध होता है, स्थानबद्ध रोग होते हैं एंडेमिक। और पैंडेमिक क्या होते हैं कि ऐसे रोग जो वैश्विक स्तर पर फैल चुके होते हैं, है ना, पूरे वैश्विक स्तर को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, तो पैंडेमिक डिजीज होती है। तो मतलब गलगंड क्या है, एंडेमिक है, और जो कोविड-19 है ये क्या है, जैसे आपका पैंडेमिक है। फिर इसमें अपन ने आगे पढ़ा था से कि ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन और नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब पॉजिटिव तीन प्रकार का, सौपकारिता का उदाहरण अपन ने पढ़ा था, राइजोम जीवाणु व लेगुमिनेसी कुल के पादपों का संबंध, लाइकेन पढ़ा था, उसमें अंजीरो बर का संबंध पढ़ा था। इसके अलावा से उसमें रूमिनोकोकस व कैटल मयूसी का संबंध पढ़ा था। एक पढ़ा था अपने से सौभोजिता में क्या आता है आपका, से वो आता है क्या, आर्किड आता है, जो एक अधिपादप है। अधिपादप क्या होते हैं, सौपोषी। एक क्या आता है जैसे आपका उसमें तीसरा पढ़ा था प्रागसंयोजिता यानी कि प्रोटोकॉर्पोरेशन, जिसमें सी एनिमोन व हर्मिट क्रेब के बारे में पढ़ा था। नेगेटिव इंट्रैक्शन तो उसमें अपन ने पढ़ा था एक तो शोषण है ना, शोषण दो प्रकार का, परजीवी और एक कौन सा होता है, परभक्षी। परजीवी मतलब पैरासाइट, परभक्षी यानी कि परदेशन। फिर पढ़ाता उसमें अपन ने प्रतिजीविता मेनालिज्म, जिसमें एक जीव द्वितीय को पापची क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का सेवन करता है तो दूसरे पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं या बीज के अंकुरण को ही रोक देते हैं, वो प्रतिजीविता कहलाता है। जैसे पार्थिनियम है, गाजर घास है, टेरेडियम के बीजाणु है, ये एलोपैथी प्रभाव दर्शाता है। यूकेलिप्टस है ना, जिसको अपन आम भाषा में सफेदा बोलते हैं, तो ये पर्यावरण का दुश्मन है, पर्यावरण का आतंकवादी है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्शन के तहत कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जिसके दौरान ये अपने आसपास अन्य पौधों को नहीं उगने देता है। सर क्यों नहीं उगने देते हैं ये पौधे, तो ये पौधे एक रसायन सीक्रेट करते हैं, उस रसायन का क्या नाम है, सिनेमिक अम्ल, है ना। तो सिनेमिक अम्ल के कारण पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है ना। और एक मतलब इसमें तीसरा कौन सा पढ़ाता अपने, कंपटीशन। तो ये था जैसे दोस्तों आपका इकोलॉजी का टॉपिक। तो इकोलॉजी के टॉपिक को अपने बढ़िया डिस्कस कर लिया है कि इकोलॉजी क्या है और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन जैसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।